वेलकम बैक स्टूडेंट। एक बार फिर से स्वागत है एमएस पथेरिया के आपके अपने चैनल पे। और आज हम तीसरे लेक्चर की तरफ हैं और तीसरे लेक्चर में हम जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसके सभी न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। और ये नीट का कंप्लीट क्रैश कोर्स मैं आपको दूंगा और मैं गारंटी लेता हूं कि यहीं से प्रश्न आएंगे। आज वो सारे क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में इस पे आए हुए हैं और उस जैसे प्रश्न जो आ सकते हैं उनके बारे में। अब ज्यादा टाइम खराब न करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दबा करके, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है उससे, और उस मोटिवेशन से हम और आगे बढ़ते हैं और आपके लिए डीपीपी भी लेके आएंगे फिर, और प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है लेके आएंगे। इसलिए आपका सहयोग जितना बना रहेगा उतना ही हमारे लिए जो है मोटिवेशन का रीजन होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की खास बात मैं आपको बता दूं, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें क्या करनी है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर R1 एंड R2, यानी कि दो रजिस्टर है R1 और R2, बट ये किसका कॉम्बिनेशन है? पैरेलल का। दोनों में R1 दे रखा है। अब आपको पता होना चाहिए इस वैल्यू को क्या कहते हैं? डेल्टा R1 कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? डेल्टा R1 कहते हैं, दैट इज डेल्टा R1। और इस वैल्यू को क्या बोलेंगे? R1 बोलेंगे। इस तरह से एरर को लिखा जाता है। जो कम में होती है, बहुत मिनिमल होती है, उसको डेल्टा R1 बोलते हैं। ये आपको लास्ट टाइम सिखा के दिखाया था। इसी प्रकार इसको बोला जाएगा R2 और इसको बोला जाएगा डेल्टा R2 बोला जाएगा, इस तरह से। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस का होता है उसका फार्मूला लिखिए। 1/RP 1 में R1 प्लस 1 में R2, कुछ इस तरह से फार्मूला आप लिख दीजिए। अब इसको सोल्व करने के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व करने के लिए और इसमें एरर निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। केवल ये एक ही केस है पैरेलल का, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। अगर ये सीरीज में होता तो मैं सीधा कर देता इस तरह से, दैट इज RS इज इक्वल टू में R1 प्लस में R2। और इसमें एरर कितनी हो जाएगी? डेल्टा RS। इसमें एरर कितनी हो जाएगी? डेल्टा R1। और इसमें एरर कितनी हो जाएगी? डेल्टा R2। अगर ये दोनों पैरेलल की जगह सीरीज में होते तो मैं क्या करता? डायरेक्ट ऐड कर देता। डेल्टा एरर R1 की वैल्यू 0.2 प्लस R2 की वैल्यू 0.1, टोटल कॉम्बिनेशन में एरर कितनी? 0.3 की जो है एरर आ जाएगी। बट ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन है तो अलग क्वेश्चन बन गया। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा। अब मैं डिफरेंशिएशन सिखाता हूं आपको कैसे करते हैं। इस RP को किस हिसाब से लिखेंगे? दैट इज RP, ध्यान से देखिएगा, RP। इस RP की क्या ले लिया? -1। अब -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो किस तरह से होगा? दैट इज RP -2 और ये -1 आ जाएगा आगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो ये वाली क्वांटिटी है ये आगे आ जाती है और इसमें एक माइनस हो जाता है इसलिए। और साथ में कौन रहेगा? डेल्टा RP रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिख सकता हूं? डेल्टा RP विद नेगेटिव साइन, ये ऊपर -2 है तो नीचे जाके +2, दैट इज RP का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, सिमिलरली इसके साथ होगा, इस क्वांटिटी के साथ इसको लिखा जा सकता है माइनस डेल्टा R1 डिवाइडेड बाय में R1। इसी प्रकार इसको लिखा जा सकता है माइनस डेल्टा R2 डिवाइडेड बाय में R2, इस तरह से। ठीक है, फाड़ के रख देंगे, ये बात याद रखो आप। पूरे के पूरे नीट के क्वेश्चन पेपर को ही हम फाड़ देंगे, आप बस बने रहिए, उसके बाद गारंटी हमारी है। इस बात को याद रखें। देखिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? RP की वैल्यू को निकालेंगे। RP की वैल्यू कहां से निकालेंगे? R1 6 रहा और R2 3 रहा, रखो 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम लिया 18। कई बार कहोगे जी 3 दूनी 2 ले लो, ये ले लो ना। कई बच्चे क्या होते हैं, पजल हो जाता है, होने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 6 3 18, 3 जाएगा ऊपर और 6 जाएगा इस तरफ, तो ये कितना हो गया? 9/18। सीधा कैलकुलेशन का तरीका 1/2, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब 1/RP की वैल्यू होगी ये। अगर मैं RP की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी आएगी भाई? RP की वैल्यू इसका उल्टा, यानी कि 2 हो जाएगी। ये हो गई 2। तो हमारे पास RP की तो वैल्यू 2 है, R1 की पता, R2 की पता, इन सब की पता रखेंगे। हमें निकालना कौन? देखो माइनस माइनस माइनस, तीनों जगह से कॉमन, बाहर आगे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरफ कौन रखना? हमें डेल्टा RP रखना है, इज इक्वल टू, आगे कैसे करेंगे? डेल्टा R1 की वैल्यू, डेल्टा R1 की वैल्यू तो ये रही, रख दिया 0.2, डिवाइडेड बाय में किसकी वैल्यू? R1। R1 कितना है भाई? 6 है, प्लस डेल्टा R2 की वैल्यू कितनी? 0.1, ये लिख दिया। और R2 की वैल्यू कितनी? 3 इंटू, ये RP था, ये उस तरफ जाएगा, यहां स्क्वायर बनेगा भाई, यहां भी, क्योंकि इसकी तरह करना था तो स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इस तरह से।
अब आरपी स्क्वायर उस तरफ, आरपी की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 का स्क्वायर इस तरफ हो जाएगा। अब कई बच्चे पजल हो गए जी माइनस था प्लस क्यों लगा दिया, इसलिए लगा दिया माइनस यहां भी था, माइनस यहां भी था, माइनस यहां दोनों जगह से कॉमन लेके इससे कैंसिल आउट कर दिया। इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास एरर आ जाएगी, ये बन जाएगा। इसको आप कंप्लीट को सोल्व कीजिए, जैसे आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर जो है आपके सामने हो जाएगा 0.2 बटे में 36 प्लस 0.1 बटे में 9 इंटू में 4। इसको अंदर लेके जाओ, 4 निम 36 और 4 बटे 9 सोल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगी। ठीक है भाई, इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। समझाने लग रहा हूं इसलिए 3-4 मिनट का क्वेश्चन बन रहा है। अगर मैं नहीं समझाता डायरेक्ट सोल्व करता तो इसको विद इन 30 या 40 सेकंड में सोल्व कर देता। क्यों कर देता, क्योंकि मेरे को डायरेक्टली ये फार्मूला पता है, मैं सीधा इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दूंगा इस तरह से। तो ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह आ गया भाई तुम्हारा दूसरा प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन की तरफ देखिए भाई, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, जिसकी वैल्यू दे रखी है, यानी कि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या दे रखा है, दैट इज 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी। ये फार्मूला एल एंड जी आर मेजर्ड विद 0.1% एरर, सॉरी 1% एरर और 2%, यानी कि प्लस माइनस का मतलब उसमें प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, एरर ये बात कर रहा है। अब टाइम पीरियड का फार्मूला ये है और किस में पूछ रहा है, ये टाइम पीरियड में ही पूछ रहा है कितना जो है एरर आएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, ये नीट में पूछा गया प्रश्न है, ऐसा ही कोई क्वेश्चन मैंने उठा के नहीं डाल दिया है, नीट में पूछे हुए लगभग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करना, देखो t इज इक्वल टू, अगर मैं यहां से स्क्वायर को हटाऊं तो यहां क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, किसी को नहीं पता तो पूरी इक्वेशन को स्क्वायर अप कर दो, इस तरफ भी स्क्वायर कर दो और इस तरफ पूरे के ऊपर भी स्क्वायर कर दो। अब कहोगे जी इसका 4 पाई स्क्वायर बना, ये है जो कांस्टेंट, कांस्टेंट का हमें कुछ नहीं करना। एक बात याद रखना बच्चा पार्टी, इस कांस्टेंट का हमें कुछ नहीं करना है, इस कांस्टेंट के बारे में हमें कोई काम ही नहीं है, इसलिए कांस्टेंट हमेशा कोई काम नहीं होता, इसको हटा दो, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। यहां लिखो क्या, एल, यहां लिखो नीचे जी। ठीक है, अब मैं यहां पे 2-3 सवाल करवाऊंगा एक साथ, एक क्वेश्चन में नहीं, मैं 2-3 सवाल क्वेश्चन करवाता हूं यहां पे। कैसे, देखिए, अगर तो वो एरर टी में देके, एल में देके, जी में पूछ ले तो फार्मूले का रूप बना लो ऐसा, इस तरह से। कहने का मतलब क्या, अगर वो टी दे दे, एल दे दे, जी पूछ ले, या टी दे दे, जी दे दे और एल पूछ ले, तो फार्मूले का स्वरूप होना चाहिए आपका ये। ऐसा ना होकर के, अगर वो जैसे ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें तो केवल किस में चाहिए, हमें तो चाहिए टाइम पीरियड में, तो मैं लिखूंगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई है कांस्टेंट, इसको हटा दो, उसका कोई काम नहीं, एल भाग में जी, इसके ऊपर लिखूंगा 1/2 और इसके ऊपर भी लिखूंगा 1/2, क्योंकि सबको पता है कि जो रूट होता है उसको 1/2 लिखा जा सकता है। अब इसको स्क्वायर अप करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर अप कब करोगे, जब टाइम पीरियड में दे दे, एल में दे दे या जी में पूछ ले, या जी में दे दे एल में पूछ ले, उस पर टाइम करोगे, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन गलत हो जाता है और बहुत बार प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है। अब इसका एरर वही डेल्टा टी बाई टी, फार्मूला सिखा रखा है, इज इक्वल टू, इसमें क्या एक्सपोनेंशियल आ गया भाई, आगे ले लो 1/2, मैंने कह रखा है इसकी पावर आगे, और यहां क्या लिख दें, डेल्टा एल बाई एल, यानी कि इस पूरे को तो ले लिया आगे, इसको लिख दिया डेल्टा एल बाई एल। आगे देखो, इसी प्रकार प्लस, चाहे ये मल्टीप्लीकेशन में होता चाहे डिवीजन में होता, हमेशा क्या लगाना है, प्लस का साइन, फिर से इसकी पावर जो है 1/2 वो आगे, और यहां कितना, डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू, आगे देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल बाई एल, यानी कि ये क्या है, देखो इन्होंने क्या दे रखी है, परसेंटेज एरर दे रखी है। क्या एरर दे रखी है, परसेंटेज, और परसेंटेज एरर निकालने का तरीका बताया था मैंने, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय में एल गुणा में 100, यही तो होती है। मतलब इस पूरे फैक्टर की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1%, तो यहां पे क्या लिखेंगे 1% प्लस 1/2 डेल्टा जी बाई जी, पूरे फैक्टर की वैल्यू क्या दे रखी है 2%, तो ये रख दिया 2%। अब इसको कैंसिल करेंगे, एक इसको करेंगे 1/2 और 1.5%, इस प्रकार। ठीक है, मैंने क्या समझाया, परसेंटेज एरर का फार्मूला होता है डेल्टा एल बाई एल गुणा 100, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल, ये होता है। ये सारी बातें पीछे जो है हमारे पास जो 2 वीडियो आई थी उसमें सारी बातें करवा रखी है, इसलिए वो वीडियो देखने के बाद आप न्यूमेरिकल करोगे। नहीं तो मैं ऐसे भी कर सकता था कि पूरे 2-3 घंटे की एक वीडियो बना देता, उसमें आपको प्रॉब्लम होती, इसलिए मैंने ऐसा किया है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं।
यह आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसकी बात करते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी ए, फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ए इज डिपेंडेंट ऑन अदर 4 फिजिकल क्वांटिटी पी क्यू आर एस एज गिवन बाय फार्मूला। फार्मूला दे रखा, कह रहा है कि इस तरह से डिपेंड कर रही है, दैट इज रूट ऑफ पी इंटू क्यू डिवाइडेड बाय में आर का स्क्वायर एस का स्क्वायर, इस तरह से डिपेंड कर रही है। द परसेंटेज एरर, फिर से परसेंटेज एरर का मतलब, मान ले पी में बात कर रहा है तो मतलब डेल्टा पी बाय में पी गुणा में 100, ये होगी परसेंटेज एरर। सभी को बता रखा है कितनी है, 1% है, तो इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 1%, इस तरह से दिया हुई है। अब क्या कह रहा है कि व्हाट रिस्पेक्टिवली देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन ए, इसके अंदर कितनी एरर होगी। अब ये एक्सपोनेंशियल का फार्मूला है, मैं अभी अभी बता के हटाऊंगा, मैं इसको कैसे लिखूंगा, इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, और इस पूरे के ऊपर कितना 1/2 डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर एस स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें एरर निकालने का फार्मूला दैट इज डेल्टा ए भाग में, यही तो पूछ रहा है, यही परसेंटेज गुणा में 100 कर दो लोग, क्योंकि ये परसेंटेज एरर बन गई है, यही तो फार्मूला बताया था। अब क्या करेंगे, p के ऊपर 1/2 है तो इस 1/2 को लेंगे आगे, और दैट इज डेल्टा p भाग में p गुणा में क्या कर दिया 100, प्लस क्या करेंगे, फिर से 1/2 आगे q के लिए, डेल्टा q भाग में q और गुणा में क्या कर दिया 100, प्लस आर स्क्वायर, क्यों कहोगे जी डिवीजन है तो डिवीजन करो ना, डिवीजन नहीं करना, हमेशा क्या होगा प्लस होगा, मैंने ये पहले ही बताया था। तो 2 आगे क्योंकि स्क्वायर है, यहां क्या हो जाएगा डेल्टा आर भाग आर, प्लस इसका भी कितना 2 आगे और डेल्टा एस भाग में एस, इस तरह से हो जाएगा। अब देखो दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी बाय पी गुणा में 100, यहां पे भी गुणा में 100 था, इसके साथ भी गुणा में 100 है, सबके साथ रहेगा, सबकी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए डेल्टा पी बाय पी के लिए एरर कितनी है 1%, ये लिख दिया, प्लस 1/2 डेल्टा क्यू बाय क्यू के लिए एरर कितनी है 3%, ये लिख दिया, प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर के लिए एरर कितनी है 0.5, ये लिख दिया, प्लस क्या लिखेंगे 2 डेल्टा एस बाय एस के लिए एरर कितनी है 0.33, ये रहा, आर की पावर 3 था भाई यहां पे, देखिए ये आर की पावर 3 है, तो इसलिए हम यहां पे क्या लगाएंगे 3 लगाएंगे, यहां जो लगाएंगे 3 लगाएंगे, 3 लगाएंगे भैया, और यहां 3 लगाएंगे, ऊपर क्या दे रखा है 3 पावर दे रखा है इसलिए, ठीक है। अब देखो 1/2 से करोगे तो कितना बचेगा 0.5, पहले का बचेगा कितना 0.5, ठीक है। दूसरा 1.5 प्लस कितना कर दे 1.5, तीसरा 2 गुणा 0.5 कितना हो जाएगा प्लस 1, ये कितना हो जाएगा लगभग 0.99, यानी कि 0.99, आधा ये डेढ़ ये 2 और एक 3, तो कितना हो गया 3.99, 3.99 किसके क्लोज है 4 के क्लोज है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा भाई 4% हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या आएगा 4%, इस तरह से। और ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो 30-35 साल में आए हुए हैं, मैंने कुछ जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको नहीं उठाया, वही क्वेश्चन उठाए हैं जो यूनिक है, एक ही बार आए हुए हैं, इसलिए उन्हीं को उठाया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज अबाउट 100 सेंटीमीटर, याद रखना सिंपल पेंडुलम की लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन करने का पहला ही तरीका है कि सबसे पहले पैरामीटर रख लो, दैट इज लेंथ इज 100 सेंटीमीटर, लेंथ को कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर दे रखा है। नॉन टू हैव एन एक्यूरेसी ऑफ 1 mm, एक्यूरेसी ऑफ 1 mm का मतलब डेल्टा एल की वैल्यू दे रखी है बच्चा पार्टी 1 mm, यानी कि वो कितनी एक्यूरेसी तक कर सकता है काम 1 mm तक, तो उसमें एरर कितनी आ सकती है 1 mm की, यानी कि उससे ज्यादा वो एरर नहीं आने देगा, 1 mm की एरर उसके अंदर आ सकती है, इसलिए उसको एक्यूरेसी में लिख दिया 1 mm। इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 सेकंड डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन। देखिए एक ऑसिलेशन का टाइम कितना 2 सेकंड, तो 100 ऑसिलेशन का देखना हमें, एक का नहीं देखना 100 का, तो 100 ऑसिलेशन का टाइम कितना हो जाएगा दैट इज 200 सेकेंड, ये हो जाएगा। सारी बातें हम साथ साथ लिख के चल रहे हैं। यूजिंग ए क्लॉक ऑफ 0.1 सेकेंड रेजोल्यूशन, मतलब अब जो डेल्टा टी दे रखा है वो कितना है 0.1 सेकेंड है।
अगर डेल्टा टी की बात करते हैं हम, तो डेल्टा टी कितना दे रखा है भाई, 0.1 सेकंड दे रखा है रिजोल्यूशन के साथ। इस प्रकार व्हाट इज द एक्यूरेसी इन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू को डिटरमाइन करने की एक्यूरेसी। अब देखो टाइम पीरियड का फार्मूला याद करो सबसे पहले, तो दैट इज 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी। मैंने कहा था अगर टी दे दे, एल दे दे और जी पूछ ले तो क्या करना होगा, स्क्वायर अप। ये क्वेश्चन आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है और नीट में पूछा हुआ है, अब की बार फिर से छप सकता है, छपने वाला क्वेश्चन है। एक एक गहन पॉइंट की बात करेंगे हम, तो इसका स्क्वायर अप करेंगे, स्क्वायर अप करेंगे तो टी का स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा दो, कोई काम नहीं, तो यहां क्या बचेगा, एल बाई जी। क्योंकि जब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, यहां भी स्क्वायर लगाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इसलिए एल बाई जी रहेगा यहां पे। ठीक है भाई, आगे हम इसको करेंगे, देखो अब इसमें एरर निकालते हैं तो 2 आगे, ये 2 आगे, यहां पे क्या लिखेंगे हम, डेल्टा टी बाई टी। सभी बच्चे ऐसा ही करेंगे जिसके कारण तुम्हें गलती करते हो, क्या गलती करते हो वो मैं बताऊंगा। आगे यहां पे ऐसे लिख दोगे तुम डेल्टा एल बाई एल और प्लस लगा के डेल्टा जी बाई जी। अब उसने एक्यूरेसी किस में पूछ रखी है, जी में, तो बच्चे क्या करते हैं, इस डेल्टा एल बाई एल को माइनस कर देते हैं इस तरफ आके, और माइनस करके जो उत्तर बनाओगे वो इसमें होगा, जो कि गलत है। क्योंकि मैंने पहले ही लेक्चर में बोल दिया था, जिसने ध्यान से सुना होगा, कि एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इसलिए ये फार्मूले के बाद ये चीज लगानी आपकी गलत है। अब आगे इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, इस जी को इस तरफ लेते हैं, देखो इस जी को ले सकते हैं यहां पे, इज इक्वल टू में एल डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर, इस तरह से। अब इसमें एरर निकालनी है तो डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, ये सही तरीका है, और इस 2 को आगे लेंगे, दैट इज डेल्टा टी बाई टी, इस तरह से, ये तरीका सही है। अब आगे देखो डेल्टा जी बाई जी में तो पूछ रहा अगला, डेल्टा जी बाई में जी में पूछ रहा, इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी, 1 mm। अब देखो ये 1 mm में है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। अभी यहां पे क्या है, ये 1 mm है, डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर प्लस 2 गुणा में डेल्टा टी, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 0.1, डिवाइडेड बाय में क्या होगा, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टोटल एक ऑसिलेशन का 2 है, तो हमारी टोटल ऑसिलेशन 100 है, इसलिए कितना हो जाएगा, 200। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये यहां पे पेंच फंसाता है, यहां पे गलती करते हैं। पहली गलती तो क्या की, वो भी मैंने बता दी कि माइनस कर देते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है, वहां माइनस नहीं करना है। दूसरी गलती क्या करते हैं, मैं वो फिर से बता रहा हूं। दूसरी गलती बच्चे ये करते हैं कि यहां पे जो है 2 सेकंड ले लेते हैं टाइम पीरियड नीचे, 2 सेकंड नहीं लेना आपको, टाइम पीरियड कौन सा लेना, 100 ऑसिलेशन का लेना है। एक ऑसिलेशन का दे रखा है, इसलिए स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना होगा, और तो टोटल ऑसिलेशन 100, तो टोटल टाइम पीरियड 200 सेकंड, इसलिए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहां कितना बचेगा, 100 बचेगा। अब एक बात सोचो, ये 1 mm है, इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर, बदलना आना चाहिए, 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस एरर को परसेंटेज एरर बनाना, क्योंकि सारे परसेंटेज हैं, तो गुणा में क्या करना होगा, 100, और इन दोनों के गुणा में भी क्या करना होगा, 100 करना होगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, देखो 0.1 और 0.1 कितना हो जाएगा, टोटल 0.2%, क्योंकि इस 100 से तो ये 100 कैंसिल आउट हो गया, तो 0.1 यहां बचा, 0.1 यहां बचा, उत्तर कितना आ गया, 0.2%, दैट इज आंसर इज 0.2%। इस प्रकार से आपको सोल्व करने हो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई, राइट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, हमें क्या करना है, ए और बी के डायमेंशन को लिखना है। राइट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन बी माइनस एक्स, रिलेशन क्या दे रखा है, दैट इज बी इज इक्वल टू में बी माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में ए इंटू टी, जहां पे इज पावर x इज डिस्टेंस, t इन द सेकंड, वेयर p इज पावर। p को क्या बोल दिया, पावर बोल दिया, वो p वहां आना था तो उसके बजाय हो गया, मैं आपको बता रहा हूं p पावर है, ये p पावर है। अब हमें a और b के डायमेंशन बताने हैं, ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, सारे वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपके कहीं ना कहीं आए हुए हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे और भी आपको बढ़ाता जाऊंगा। अब देखो, सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन करने की स्ट्रेटजी क्या होती है, जहां भी आपको माइनस प्लस मिले इस तरह की इक्वेशन में, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन नहीं, माइनस प्लस को देखो, सबसे पहले माइनस प्लस मिलते ही उसको उठा लो अलग से, ये उठा लिया, दैट इज b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख दो डायरेक्ट, b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है। क्यों इक्वल है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग। ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ है कि किसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन की एक तरफ दूसरे के बराबर करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग हम ऐसा कह सकते हैं, इसलिए हमने ऐसा बोला है। तो b इज इक्वल टू मैक्स एंड x इज डिस्टेंस, देखो इन्होंने बोल रखा है, इसलिए x का डायमेंशन फॉर्मूला l होता है, उसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया? m0 l स्क्वायर और t0, इस तरह से बन गया। अब दूसरा हमें क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, दैट इज p a t। हम इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कर देते हैं, क्योंकि अब की बार ना तो ये सब्सट्रैक्शन है ना ये एडिशन है, इसलिए हमने ऐसा किया। इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर में एक उठा लो, चाहे तो b उठा लो चाहे एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर उठा लिया और उसके बराबर कर दिया। इस तरह से एक के बराबर करना, आपको इन दोनों में से एक के बराबर करना है, आगे लिखना है। मैं फिर से बार रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में वो पॉइंट उठा लो जहां प्लस दे रखा है या माइनस दे रखा है। जैसे यहां माइनस दे रखा है तो इस पॉइंट को इसके बराबर कर दो, इस तरह से। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ऐसा ही कहना है। फिर इसको इसके बराबर करोगे तो x का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, जिससे आप ये लिख सकते हो। फिर आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, हम इसको लिख सकते हैं PAT इज इक्वल टू b के इक्वल करो या एक्स स्क्वायर के एक। क्यों? क्योंकि b तो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, इसलिए। अब आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, p इज द पावर। अब देखो p इज द पावर, पावर को क्या लिख सकते हैं, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये फार्मूला तो आप 9th क्लास में ही पढ़ के आते हो कि पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज वर्क बाय टाइम इज पावर इंटू में a इंटू टी। टी से t क्या हो गया, कैंसिल, दैट इज x का स्क्वायर। अब a निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय w, क्योंकि हमें a निकालना है तो w को नीचे लेके जाएंगे। वर्क का डायमेंशन फार्मूला सिखा रखा है, दैट इज ml स्क्वायर t माइनस 2, इस तरह से इसमें रखोगे तो a इज इक्वल टू में l स्क्वायर, क्योंकि x का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, l स्क्वायर। x का डायमेंशन फार्मूला l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m l स्क्वायर t माइनस 2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a का डायमेंशन फार्मूला रहेगा, m ऊपर जाएगा -1 के साथ, t ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। इस तरह से ये डायमेंशन फार्मूला बन जाएगा आपका। तो ये a का डायमेंशन फार्मूला और ये b का डायमेंशन फार्मूला। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा आगे पीछे दे रखा है, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, इन द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू, ये जो y दे रखा है ये एक्सप्रेशन है a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। y को डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, ये तो है डिस्प्लेसमेंट, t इज द टाइम, t हमारे पास है टाइम। राइट द डायमेंशन ऑफ a एंड ओमेगा, ओमेगा बोल रहा है ये, इसको बोल रहा है, एंड थीटा, तीनों के डायमेंशन फॉर्मूले बताने। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने कंसीडर किया है। सारे वो क्वेश्चन ले रहा हूं जो पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। देखिए, जब आप a का डायमेंशन फार्मूला पूछोगे तो आपको पहले ही, जब मैंने डायमेंशन फार्मूले की जो है आपको लिमिटेशंस बताई थी, डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशन बताई थी, तो उस टाइम बोला था कि जितने भी साइन के फंक्शन होते हैं सारे डायमेंशन लेस है। साइन के, कोसाइन के या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन सारे डायमेंशन लेस होते हैं, इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं है, केवल इसका डायमेंशन है, जो कि y किसके बराबर हो गया, a के बराबर। एंड y इज डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, l, इसलिए a का डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, l हो गया भाई। सीधा सा प्रश्न आ गया, a का डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया, l आ गया। अब हमें बताना है ओमेगा टी प्लस थीटा। अब थीटा कौन है, एंगल, याद करो 2 यूनिट बताई थी सप्लीमेंट्री, एक एंगल बताया था और दूसरा क्या बताया था मैंने, सॉलिड एंगल बताया था। एंगल किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस के बराबर। आई थिंक मैं एंगल की यूनिट बताना भूल गया था उधर, अब बता देता हूं। एंगल की यूनिट होती है रेडियन, ठीक है, और सॉलिड एंगल की यूनिट जो होती है एसटी रेडियन। सॉलिड एंगल की यूनिट होती है एसटी रेडियन, ये मैं बताना आपको उधर भूल गया था। इसलिए एसटी रेडियन सॉलिड एंगल की यूनिट होती है और एंगल की यूनिट होती है रेडियन, जिसको कहते हैं आर्क बटे रेडियस। दोनों के दोनों डिस्टेंस है, ये भी एल ये भी एल, इसलिए कैंसिल आउट कैसी क्वांटिटी होगी, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। आपको उधर बताया भी था
इसको याद रखने के लिए भी बोला था कि ये क्वांटिटी आपको याद रखनी है। ये हो गया यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, दोनों हो गई। इसकी कोई यूनिट भी नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है। सिमिलरली इसके साथ भी ऐसा ही होता, ना इसकी यूनिट होती ना इसका डायमेंशन होता है। अब हमारे पास क्वांटिटी बच गई ये, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओमेगा। अब ओमेगा के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज ओमेगा क्या होता है। अब ओमेगा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आप पहले तो यहीं से देखो, यहीं से देखोगे तो क्या होगा, दैट इज ओमेगा टी इज 1, क्योंकि ये पूरा डायमेंशन लेस है और थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है, इसलिए उसको हटा दो। बच गया कौन, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी किसके बराबर, 1। जो क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है उसको 1 के बराबर पुट कर दो, तो ओमेगा का डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया, 1/t, जिसको क्या लिखा जा सकता है, 1/t, जिसको क्या लिखा जा सकता है, t की पावर -1। इस प्रकार ये ओमेगा का आ गया, ये एक आ गया। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इस फॉर्मेट में पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसा ही नहीं मैं कुछ भी करवा रहा हूं आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है अगला। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। अब थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में आपको पता होनी चाहिए, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। जो बच्चा नया है इस बैच को कम, ये पूरा क्रैश कोर्स मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको 11 12 के बेसिक फार्मूले की नॉलेज हो। ये थर्मल कंडक्टिविटी का ऐसा पर्सन है जो नीट में आया हुआ पर्सन है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं यहां से वैसे भी न्यूमेरिकल आते हैं। आपको मैं याद कराऊं हीट करंट के बारे में, दैट इज डी क्यू डिवाइडेड बाय में डी टी इज इक्वल टू में के इंटू में ए इंटू में डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स। ये क्या है, हीट करंट, यूनिट नंबर 7 11th क्लास की, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। टी है टाइम पीरियड और ये टी है टेम्परेचर वाला, ये टी कौन है, टेम्परेचर वाला है, इस प्रकार से, ठीक है। के क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी जिसके बारे में ये पूछ रहा है, और ए कौन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसकी यूनिट बनानी हमें और कुछ नहीं करना। देखो हीट जो हो, देखो मैंने पहले ही बना, वर्क है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, हीट है, सभी के सभी एक ही डायमेंशन फॉर्मूला और एक ही उनकी क्या होती है, यूनिट। सभी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो ये भी वर्क की तरह ही काम करेगा, और वर्क बटे टाइम क्या होता है, पावर। वर्क बटे टाइम क्या होता है, पावर। और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, दैट इज डब्ल्यू। देखो सभी में एक डब्ल्यू दिखाई दे रहा होगा, इसमें दिखाई दे रहा, इसमें, इन दोनों में नहीं है, तो ना तो ये हो सकता ना ये हो सकता। ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें डब्ल्यू नहीं है, इसलिए। दूसरा के की यूनिट निकालनी है तो डिवाइडेड बाय एरिया कर दिया, एरिया नीचे नीचे है तो क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। ये डिस्टेंस है इसलिए ऊपर गई तो इसकी यूनिट होगी मीटर। टेम्परेचर की यूनिट नीचे, जिसको क्या कहते हैं, केल्विन, के से लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट। तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल, दैट इज डब्ल्यू। ऊपर जाएगा तो m की -1, और इस k भी ऊपर जाएगा तो k की -1। ये k टेम्परेचर की यूनिट केल्विन वाला है, और ये k है थर्मल कंडक्टिव वाला। तो w m -1 k -1, देखो w m -1 k -1, ये उत्तर हो जाएगा इसका। इस तरह से आपको निकालना है, इतना टाइम आपको नहीं लगाना है, पता होना चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन क्यों उठा के डाला है, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपके सामने ये प्रस्तुत है। अगला आता है यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज एप्सिलॉन नोट। इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये नोट लगा हुआ है तो फ्री स्पेस की, अगर नोट नहीं लगा होता तो किसकी हो जाती, मीडियम की। अब आगे देखो, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं क्वेश्चन को, आगे देखिए, यूनिट बताना है इसकी, तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, दैट इज Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय में R का स्क्वायर। हमें एप्सिलॉन नोट की यूनिट चाहिए, तो एप्सिलॉन नोट नीचे, 1/4 पाई यूनिटलेस होता है, मैंने पहले ही बताया था, नंबर हमेशा यूनिटलेस है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 है, जो कि एग्जैक्ट नंबर है, इसलिए F नीचे आएगा, तो 1/F इंटू में Q1 इंटू में Q2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। देखो Q1 Q2 कुलाम का स्क्वायर, क्योंकि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम, इसलिए कुलाम का स्क्वायर। जिस फार्मूले में कुलाम का स्क्वायर है, इसमें नहीं है ऊपर, इसमें नहीं, ये गए, बच गए कौन से, ये दोनों, ठीक है। बटे में कौन, न्यूटन, और इंटू में मीटर का स्क्वायर, क्योंकि इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, इसकी न्यूटन, कुलाम, तो कुलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसमें है, देखो ये रही, ठीक है, कुलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
तो कूलाम स्क्वायर न्यूटन, इसमें रख लो न्यूटन, क्योंकि ये तो पूरे का है ना, इसलिए यहां मिस हो गई होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसलिए यूनिट आ जाएगा। इसका उत्तर ये बन जाएगा, यहां स्क्वायर मिस था, ये उत्तर बन जाएगा आपका इस तरह से। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, ये क्वेश्चन आ गया सिग्निफिकेंट फिगर से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और पूछा हुआ प्रश्न है भाई, ऐसा नहीं है कि पूछा हुआ नहीं है, पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, क्या दे रखा है 9.99 मीटर, और इसमें से माइनस करना है कौन 0.00 मीटर को एक बार हटा देते, 0099, तो ऊपर जीरो लिया, ऊपर जीरो लिया, इसमें से माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया 1, यहां पे क्या हो जाएगा 0, यहां 8, यहां 9 पॉइंट, यहां कौन रहेगा 9 रहेगा, क्या गया। अब बात किस बात की आई, अब क्वेश्चन किस बात का है, अब इस बार क्वेश्चन घटा तो दिया, अब ये किसका लगेगा सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ, दोनों का कंसेप्ट, जिसपे मैंने आपको पूरी डिटेल में बात यहां भी बता रखी है और पहले भी मैंने लेक्चर डाल रखा है, वीडियो लेक्चर, इसलिए आपको बड़े ध्यान से देखना है कि अब कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हमें क्या देखना है, सिग्निफिकेंट फिगर देखने। अब सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर का रूल पता होना चाहिए। रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि रूल कहता है, देखो इसमें कोई ये 2 जीरो नहीं थी, ये जीरो हमने लगाई अपनी तरफ से, इसमें नहीं थी, देख लो केवल इतना था इसमें। अगर मैं इस पहले पार्ट को देखूं, इस पहले पार्ट को, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3 हैं। दूसरे पार्ट को देखूं तो इसमें केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। मैंने पहले ही बता दिया था कि 2 जीरो आगे लगी हुई होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। जीरो अगर इस तरह से होती 9.900 तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती, नहीं होती। इनके रूल आपको एक्सप्लेन कर रखे बड़े अच्छे तरीके से, याद रख लेना वो रूल सारे के सारे, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चे, आप कहते हैं कि जी आपने बताया था कि 2 कम से कम होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर, वो सही है, बट बच्चा पार्टी यहां पे एक बात ध्यान से देखो, यहां पे क्या कहा गया है कि ये पहली क्वांटिटी तो कांस्टेंट हो गई ना, ये तो चेंज नहीं हो सकती। इसके बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं आपको, इस पॉइंट के बाद अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर देखने हैं, तो इसके बाद कितना हो जाएगा 9.98, और 8 के बाद 0 है इसलिए में कोई ऐड नहीं होगा, कुछ ऐड नहीं होगा, इसलिए 9.98 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला उत्तर ठीक होगा। 9 पॉइंट, इसमें तो 4 हो गए इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें 1 2 3 4 ये भी नहीं हो सकता, कंफ्लिक्ट इसमें और इसमें बनता है, जहां पे क्वेश्चन बच्चा क्या करता है इस पे उत्तर लगाता है, इसलिए दे रखा है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये आगे 9 था, आगे क्या था 9, और 9 कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इस क्वांटिटी में वो चीज नहीं है, अगर यहां पे भी कोई नंबर दिया होता तब वो आप मिनिमम वाला लगा देते, इसलिए ये तो कांस्टेंट रखना। अब हमें पॉइंट डेसिमल के बाद देखना है कितने हैं, तो डेसिमल के बाद हमारे पास कितने हैं, डेसिमल के बाद 2 हैं, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, ये वाला उत्तर लगाया, उसका उत्तर ये होगा न कि वो होगा, याद रखनी है आपको ये बात है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर आपका साथ रहा तो गारंटीड बात है इसकी आपको जो है कंप्लीट इस तरह का सिलेबस मैं देता रहूंगा, और ये पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप मेरे को जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, टेलीग्राम पे आपको वो भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है अगला। If E and Z respectively denote energy and gravitational constant, then E by Z has the dimension of। E तो एनर्जी है और एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला सभी को पता है, दैट इज ml2 t-2, सबको पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायमेंशन फॉर्मूला किसका नहीं पता है, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पता है हमें कौन सी क्वांटिटी का, जी का, और ये क्वेश्चन जी का डायमेंशन फॉर्मूला एक बार इंडिपेंडेंटली पूछा गया था। मैं आपको बात बता दूं बच्चा पार्टी, एक बार जी का ये डायमेंशन फार्मूला इंडिपेंडेंट पूछा गया था, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को नहीं डाला क्योंकि मैं वो यही निकालना सिखा देता हूं। उसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए, दैट इज एफ इज जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। अब जी का डायमेंशन फार्मूले के लिए हमें फोर्स का चाहिए, अब इसकी यूनिट निकाल लेता हूं, यूनिट से आ जाएगा, दैट इज न्यूटन, न्यूटन के लिए क्या हो जाएगा ml t-2, यही डायमेंशन फार्मूला। आर स्क्वायर का एल स्क्वायर, और m का m स्क्वायर, m इंटू एम एम स्क्वायर, एक m से m कैंसिल, ऊपर जाएगा m-1, l का हो जाएगा l क्यूब और t-2, दैट इज g का। अब एक तो ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो गया, यही जो पूछा गया है, इसमें कोई आप कुछ को करने की जरूरत नहीं है, एक तो ये क्या हो गया है इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हो गया है, एक ही क्वेश्चन तो कैसा हो गया है इंडिपेंडेंट हो गया है।
अब आगे क्या करना हमें, आगे देखिए क्या करेंगे हम, अब E बाई जी करना। देखो इसका डायमेंशन फार्मूला m-1 l⁻³ t-2। अब क्या करना है, E बाई जी करना है। E बाई जी करेंगे तो m l² t-2 डिवाइडेड बाय में m-1 और उसके साथ l⁻³ और t⁻²। इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इसलिए t की 0। अब t की 0 एक तो इसमें है एक इसमें है, इसमें नहीं है तो ये तो गया, इसमें नहीं इसलिए ये भी गया। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या बना, m का स्क्वायर। अब m स्क्वायर किसमें, केवल इसमें है, उसमें तो है ही नहीं, इसलिए वो गया, उत्तर बन गया। सिंप्लीफाई करोगे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, l-1। देख लीजिए फार्मूला, इसलिए इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों का मिला के, इस प्रकार से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं हम। चलो ऊपर नीचे हैं, कई बार हो जाता है कि फॉर्मेट चेंज हो जाता है, बिट नहीं मिल पाती, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। विच टू ऑफ द फ्लोइंग 5 फिजिकल क्वांटिटीज पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशन। आपको ये 5 पैरामीटर दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं, एनर्जी एंड डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। इन पांचों में से कौन सी दो पैरामीटर हैं जिनका सेम डाइलेक्ट्रिक जो है डायमेंशन फार्मूला है, तो उसके लिए आपको सबके डायमेंशन फार्मूले निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं एनर्जी डेंसिटी का निकालना सिखा दूं, जो कि होता है एनर्जी भाग में वॉल्यूम। किसी बच्चे को नहीं पता तो याद रख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी का क्या होता है, ml2 t-2। वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, L का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, ml-1 t-2। ये ऊपर जाएगा तो ये -3 और वो +2 कैंसिल आउट होके ये बन जाएगा। दूसरा फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको लिखते हैं म्यू से। सभी बच्चों को पता होगा, 10वीं क्लास में पढ़ के आते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दैट इज c डिवाइडेड बाय v, सभी को पता है। अब ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, इसलिए कैसी क्वांटिटी हो गई, डायमेंशनलेस। याद रखना भाई, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई, इसलिए आपको याद रखना है। तीसरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जब हम बात करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, के कहते हैं, के से डिनोट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। और ये जो होता है ये होता है एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन, सॉरी ये होता है एप्सिलॉन बाय में एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन किसका है, मीडियम का, और एप्सिलॉन नोट किसका है, स्पेस का है। अभी अभी स्पेस के लिए, जो आपका स्पेस वाला है उसके लिए एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी की मैंने यूनिट बताई थी, जो कि कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर था। ऊपर भी एप्सिलॉन नीचे भी एप्सिलॉन, इसलिए ये भी कैसा हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है। अब कांस्टेंट हो गया यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस को y से डिनोट करते हैं, जिसको कहते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं डायरेक्ट फार्मूले बता रहा हूं क्योंकि आप क्रैश कोर्स में हो और आपको मोस्टली बातें पता है, और 11वीं क्लास में सारी बातें एक एक करके आ जाती हैं, इसलिए। अब स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, पर स्ट्रेन होता है क्या फार्मूला इसका, डेल्टा एल बाय में एल। ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, इसलिए दोनों का इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, केवल इसका होता है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला एम एल t-2 डिवाइडेड बाय में एरिया का एल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ml-1 ऊपर जाएगा और t-2 इस तरह से हो जाएगा। अब लास्ट बच गया मैग्नेटिक फील्ड का। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का एक बार के लिए नहीं निकालते हैं, उसके अलावा मैच करने की कोशिश करते हैं। ml-1 t-2, देखो ml-1 t-2, इन दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम आ रहा है 1 और 4 का। देख लीजिए 1 और 4 का डायमेंशन फार्मूला सेम आ रहा। अब कोई बच्चा कह सकता है कि जो दूसरी क्वांटिटी है और तीसरी क्वांटिटी वो दोनों की दोनों डायमेंशनलेस है, वो नहीं ली क्योंकि वो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा। 2 और 4 दे रखा है, 1 और 5, 3 और 5, वो ऑप्शन में ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड से पहले हमें ऑप्शन मिल गया 1 और 4। देख लो पहली क्वांटिटी कौन है, एनर्जी डेंसिटी, और चौथी क्वांटिटी कौन है, यंग्स मॉडुलस। दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम आया है, तो इसलिए 1 और 4 क्या हो गया उत्तर, ये उत्तर हो गया इसका। इसलिए
ये है अगला क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रहे हैं उनका ये लास्ट क्वेश्चन है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा रखे हैं आपके लिए, ताकि आपको पता चल सके कि किस हिसाब से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ, टाइम एंड करंट क्या होगा? किस किस की टर्म में? लेंथ की टर्म में, मास की टर्म में, टाइम की टर्म में और करंट की टर्म में। किसका डायमेंशन फॉर्मूला? रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आपको एक लॉ का पता होना चाहिए, ओम्स लॉ। ये लॉ सबको पता होता है जो 10th करके आते हैं। और ओम्स लॉ की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है? ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू में I इंटू आर। हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा? V बाय I। अब करंट का डायमेंशन फार्मूला तो I है। कहोगे सर आपको कैसे पता? क्योंकि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में से है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उनमें से आ गया, इसलिए क्या हो गया? ये तो फंडामेंटल आ गया, इसलिए आई। अब हमें किसकी निकालनी है? V की। V किसके बराबर होता है? W बाय Q। 10वीं क्लास में क्वेश्चन पढ़ के आते हो, 10वीं क्लास में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ही ये पढ़ के आते हो। वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज इज इक्वल टू में पोटेंशियल। ये पोटेंशियल, ये कौन होता है? पोटेंशियल। तो वर्क डन बाय पोटेंशियल। अब वर्क डन का डायमेंशन फार्मूला mL2T-2 डिवाइडेड बाय में चार्ज। चार्ज कहां से निकालेंगे? दैट इज I इज इक्वल टू में Q डिवाइडेड बाय T। Q निकालेंगे तो I इंटू T, तो यहां पे क्या आ जाएगा? I मल्टीप्लाई बाय T, ये आ जाएगा। अब इन सभी को इस फार्मूले में रखते हैं। देखिए सभी को रखेंगे तो रेजिस्टेंस का फार्मूला आएगा V। V की वैल्यू ये रही, दैट इज mL2T-2 डिवाइडेड बाय में I इंटू T, और बटे में I ही रहा। अब ये 1 है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो mL2 T, यहां -2 ये, और ऊपर जाके माइनस ये हो जाएगा तो -3, एंड ऊपर जाके ये माइनस का 2, ये I2 ऊपर जाके माइनस का 2। ये किसका डायमेंशन फार्मूला आ गया? रेजिस्टेंस का। इस तरह से तो ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला आपके सामने आ चुका है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है? ये सोल्व करने सारे के सारे क्वेश्चन। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ और बात बता देता हूं। अभी हमने एक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की थी, और उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जब बात की थी तो उस मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फार्मूला मैंने नहीं निकाला। मैंने कहा था कि ये डायमेंशन फार्मूला आप खुद कर लेना, मैं निकाल देता हूं। बी का, मैग्नेटिक फील्ड बी का, उसके लिए आपको क्या करना है? फार्मूला याद रखना है QVB। ठीक है, ये फार्मूला। कई बच्चे कहेंगे कि जी हम यहां से भी तो निकाल सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय में 2R। जी ऑफ कोर्स निकाल सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा आप नहीं निकाल सकते। मैंने ये फार्मूला क्यों सिलेक्ट किया है? इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि यहां पे जो फोर्स है उसका डायमेंशन फार्मूला याद होता है mLT-2। चार्ज का डायमेंशन फार्मूला सबको याद होता है I इंटू T। वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला सबको याद होता है LT-1। इस प्रकार इसको क्या लिखा जा सकता है? IT और LT-1। ठीक है, इज इक्वल टू B। Q को नीचे ले आए, V को नीचे ले आए, इस तरह B बच गया। यहां R का पता है, I का पता है, म्यू नोट का नहीं पता होगा, तुम्हें निकालना पड़ेगा आपको, और निकालने में आपका टाइम जाएगा, वो आपको काम करना नहीं। इसलिए ये इजी वाला फार्मूला आपको याद रखना है। तो यहां से क्या होगा? इस T से तो T गया, ऊपर करेंगे इस L से L गया, तो यहां क्या बचेगा? M, ऊपर जाएगा तो I -1 और T की -2, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ये आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का। पर ये कॉम्बिनेशन उधर नहीं बन रहा होगा, इसलिए इसको नहीं लिया गया होगा। तो इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट लेक्चर आपको मिला है, और इस कंप्लीट लेक्चर में जो भी बातें हैं सारे प्रीवियस ईयर के, और एक आध क्वेश्चन वो थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज हमने ये पहली कंप्लीट यूनिट कर ली है। इसके बाद हम दूसरी यूनिट की तरफ बढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स, और उसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और उसके चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए दोस्तों के साथ वीडियो को। थैंक यू।